हेडिंग डालिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो जैसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने ऑल्टरनेटिंग एसी ऑल्टरनेटिंग करंट का निकाला था, ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए निकालेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बार आप रिकॉल करिए। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने ये बोला था कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये वो वाली वैल्यू होती है, ये डीसी की यानी कि डायरेक्ट करंट की वो वाली वैल्यू होती है जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसा कि एसी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो एसी जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वही डायरेक्ट करंट भी अगर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उस केस में जो करंट निकल के आता है वो कहलाता है हमारा आरएमएस करंट, आई आरएमएस, या वर्चुअल करंट आई वर्चुअल, या इफेक्टिव करंट आई इफेक्टिव, ये बोल देते थे। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहाँ पर ईएमएफ की भी ईएमएफ की होगी कि ऐसा ईएमएफ जो डीसी का जो डायरेक्ट करंट का ईएमएफ जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ भी वही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो ऐसे केस में जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ होता है, उसको हम बोल देते हैं आरएमएस ईएमएफ, ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो नोट करिएगा इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम वैसी है, बस करंट की जगह ईएमएफ आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी वोल्टेज। स्टेडी वोल्टेज मतलब जो कांस्टेंट वोल्टेज होती है यानी कि डायरेक्ट करंट वाली वोल्टेज। इट इज डिफाइंड it is defined as that value of a steady voltage it is defined as that value of a steady voltage defined as that value of a steady voltage that produces the same amount of heat that produces the same amount of heat in a given resistance as is produced in a given resistance as is produced by the given alternating EMF as is produced by the given as is produced by the given alternating EMF when applied to the same resistance for the same time. When applied to the same resistance when applied to the same resistance for the same time. When applied to the same resistance for the same time. इसके बाद it is also called it is also called virtual EMF or effective. It is also called virtual EMF or effective EMF.
and can be denoted as ERMS or V for virtual और EFF यानी कि इफेक्टिव EMF। जैसे वहां पर था कि उसको आई इफेक्टिव भी बोल देते थे, आई वर्चुअल भी बोल देते थे, या आई आरएमएस भी बोल देते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी है। उसके बाद नोट करेंगे सपोज एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड टू अ रेसिस्टेंस आर। सपोज an alternating EMF is applied to a resistance capital R. So this EMF is given as ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने कहा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फंडा वही लेकर चलना है, सेम अमाउंट ऑफ हीट, ऐसा स्टेडी वोल्टेज। स्टेडी वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज जो चेंज नहीं होता टाइम के साथ। स्टेडी वोल्टेज मतलब डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को ही हम स्टेडी वोल्टेज बोल देते हैं। ठीक है, तो वो स्टेडी वोल्टेज यानी कि वो डायरेक्ट करंट का वोल्टेज जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे इन द सेम टाइम जैसा कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे केस में जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, उस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को ही मैं आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ बोल देता हूँ, ई आरएमएस बोल देता हूँ। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर मैं हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करूंगा। देखिएगा, अब हम कहेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम dt इज गिवन एज heat produced in a small time dt is given as h is equal to, जैसे वहां पर क्या था आई स्क्वायर आर टी था, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आई की जगह आप ई नॉट अपॉन आर कर दीजिए या ई अपॉन आर कर दीजिए। जैसे ई इज इक्वल टू आई आर था, आई आर होता है ये बाई ओम्स लॉ, तो आई क्या हो जाएगा ई अपॉन आर। तो हम इसको बोलेंगे आई स्क्वायर आर डी टी, जैसे ये था डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, ये फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस्ड का। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आई की जगह ई अपॉन आर डाल दूंगा, तो डी एच इज इक्वल टू ई अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। तो डी एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर डी टी अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, तो फाइनली डी एच इज इक्वल टू आ गया ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी। फिर हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी डाल दीजिए। तो डी एच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी, और यहाँ अपॉन में आर हो गया। डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर इंटू डी टी। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड निकला, फिर अगर टोटल हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है तो फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे भाई, ये तो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस निकला जो स्मॉल टाइम डीटी में निकला,
मैं पूरी की पूरी साइकिल में निकालना चाहता हूँ, यानी कि पूरे टाइम पीरियड कैपिटल टी के लिए निकालना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, बच गया। चलिए, इसके बाद देखेंगे, लेट टी बी द टाइम पीरियड ऑफ द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। लेट कैपिटल टी बी द let capital T be the time period, let capital T be the time period of the alternating EMF, capital T be the time period of the alternating EMF, then heat produced in time capital T will be, then heat produced in time capital T will be, जब मुझे हीट प्रोड्यूस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे डीएच का। तो ये हो गया H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएच, ठीक है, और डीएच का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन, और कहां से कहां, जीरो से कैपिटल टी, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन कैपिटल आर इंटू डी टी। अब ई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया ई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इंटीग्रेशन जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये हो गया। अब फिर वही कहानी है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का तो मैं इंटीग्रेशन एज इट इज निकाल नहीं सकता, तो साइन स्क्वायर को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर इंटीग्रेशन जीरो से टी 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू इंटू डी टी। अपॉन में टू है, इसको बाहर निकाल लो, ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू आर इंटीग्रेशन जीरो से टी 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। वन को अलग, कॉस टू ओमेगा टी को अलग, तो क्या करेंगे, ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू आर 1 इंटू डी टी, यानी कि डी टी हो गया इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी डी टी, फिर माइनस कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी, तो माइनस इंटीग्रेशन जीरो से टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी। ठीक है, यहां कर रहा हूं इस तरफ। अब देखिए, जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, स्मॉल t। तो ये हो गया ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू आर, ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू आर, ये तो ये हो गया। जैसे dx को इंटीग्रेट करके x आता है, तो dt को इंटीग्रेट करके स्मॉल t आ जाएगा, स्मॉल t, और लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट कैपिटल टी, जीरो और अपर लिमिट कैपिटल टी, माइनस, जब मैं कॉस की बात करता हूं तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन थीटा, माइनस नहीं होगा, सिर्फ साइन थीटा, माइनस तो बीच में है ही। तो ये हो गया साइन टू ओमेगा टी, फिर टू ओमेगा टी को टी के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, जो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ हो गया टू ओमेगा, और लोअर लिमिट इज जीरो, अपर लिमिट इज कैपिटल टी, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गया ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू आर
कैपिटल टी माइनस जीरो, एक बार स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस एक बार स्मॉल टी की जगह जीरो, तो टी माइनस जीरो माइनस ये जो 2 ओमेगा है डिनोमिनेटर में, इसको बाहर निकालो तो माइनस 1/2 ओमेगा बाहर आ गया, और ये है साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी, लोअर लिमिट इज जीरो, अपर लिमिट इज कैपिटल टी, इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r। टी माइनस जीरो का मतलब हो गया टी माइनस 1/2 ओमेगा, और फिर स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी डालो, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन जीरो। और मुझे मालूम है कि ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई। ओमेगा ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई होती है, और यहाँ पर पहले से ही 2 है, तो 2 × 2 पाई कितना हो जाएगा, 4 पाई। ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, ब्रैकेट में टी माइनस 1/2 ओमेगा, और यहाँ ब्रैकेट में साइन 2 × 2 पाई मतलब 4 पाई, साइन जीरो हो गया जीरो, ये साइन 4 पाई भी जीरो होता है, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r टी माइनस 1/2 ओमेगा इंटू जीरो, तो ये हो गया ई नॉट स्क्वायर कैपिटल टी अपॉन 2r। ये हमारा क्या निकला, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आ गई, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आ गई। इसके बाद क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब नोट करेंगे इफ ई आर एम एस, इधर कर रहा हूं आगे, ये नोट कर लिया ना, इस तरफ का सभी ने बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बता दें, बताइए नोट कर लिया इधर का, श्रुति, सचिका, मिलन, कनिष्का, दृष्टि, यस सर। कर लिया है सबने? चलिए फिर आगे देखते हैं हम कि इफ ERMS, if ERMS is the root mean square value of the alternating EMF, if ERMS is the root mean square value of alternating EMF, comma, then the amount of heat produced by it then the amount of heat produced by it in the same resistance capital R in the same time t will be in the same resistance capital R in the same time capital T is in the same time capital T is H is equal to ERMS का स्क्वायर T अपॉन R, ERMS का स्क्वायर T अपॉन R। अब आप ये देखिएगा, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ये वाला जो हीट निकाला हमने, ये वाला हीट निकाला डायरेक्ट करंट के लिए। हमने कहा कि डायरेक्ट करंट में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने वाला जो ईएमएफ होता है उसको मैं ईआरएमएस बोल देता हूँ, ठीक। तो वो हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर आर अपॉन टी। भाई ये तो बिल्कुल शुरुआत में ही देखा था ना हीट का रिलेशन। हीट का रिलेशन क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और आई की जगह हमने क्या रख दिया, ई अपॉन आर।
तो ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा, हीट का डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर ये आरएमएस वैल्यू, ये वो डायरेक्ट करंट की वैल्यू है, डायरेक्ट करंट के ईएमएफ की वैल्यू है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस उतना ही होता है जितना ऑल्टरनेटिंग करंट हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस ये हो गया, डायरेक्ट करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस ये हो गया, तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, यही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग 2 और 3, इक्वेटिंग 2 और 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई आर एम एस का स्क्वायर, ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2 आर। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब ई आर एम एस कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। और अंडर रूट 2 का मतलब क्या है, 1/√2। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो ई आर एम एस जो है उसकी वैल्यू भी ये आएगी 0.707 ई नॉट। बिल्कुल सेम यही वैल्यू हमारी आई आर एम एस की आई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, यहां से ये मिटा रहा हूं मैं। इस वाले में ये अभी तक जो हमने टॉपिक करा है, आरएमएस वैल्यू करंट की, आरएमएस वैल्यू ईएमएफ की, एवरेज वैल्यू करंट की ओवर फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू करंट ओवर हाफ साइकिल, ये जितनी अभी हमने 3-4 टॉपिक्स करे हैं, तो इनमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये 1-2 नंबर के ही आया करते थे पहले भी, और अब तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जरा देखिएगा इसके, एक क्वेश्चन देखता हूँ पहला, क्वेश्चन 1 देखिएगा। हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो इसमें समझने वाली चीज है वो फेजर डायग्राम है, और फेजर डायग्राम में आपके प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। पहले तो देखेंगे एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेसिस्टेंस होगा, फिर जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस होगा, फिर जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस होगा ये, और फिर उसके बाद एक ऐसा सर्किट जो जिसमें आर एल और सी तीनों के तीनों सीरीज में जुड़े होंगे। 4 टॉपिक तो ये हो गए, और आखिरी टॉपिक आपका एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। तो ये है, मतलब, और इसके साथ फिर ये, हाँ, नहीं नहीं है सिलेबस में, है। मैंने कल ही देखा, जब तुम बोल रहे थे ना, मैंने कल ही देखा है सिलेबस में है। देख लो चाहे तो, हाँ, देख लो, कहो तो मैं भेज देता हूँ, मेरे पास वो पीडीएफ रखी है, सही है। हाँ, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें इसका, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस, और कोई ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है, वो ये जो हमने कर रखा है 10th में, 10th में करा तो था एसी जनरेटर, वो ये सेम। हाँ, वही जिसमें लास्ट तक ये कंफ्यूजन बना रहा था कि सर वो स्प्लिट रिंग्स किसमें और स्लिप रिंग्स किसमें, ये सबसे कॉमन सवाल था ना। हाँ, तो वही वाली चीज है। द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस the electric mains in a house are marked 220 volt, 50 hertz. 220 volts, 50 hertz. Full stop. Write down the equation for instantaneous voltage.
अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि इसमें ना हमें क्या दे रखा है इन्होंने, द इलेक्ट्रिक मीन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक, तो जो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है उसमें ये मार्क कर रखा है कि 220 वोल्ट तो उसकी वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वो बोल रहे हैं राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये ईएमएफ के लिए ही तो है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है किस पर, टाइम टी पर। तो जो भी टाइम डिपेंडेंट चीज जो भी होगी, जैसे आपको याद होगा कि अगर हम वेलोसिटी निकालते थे तो वेलोसिटी को हम बोल देते थे डी एक्स बाई डी टी। एक्स यहाँ पर पोजीशन होता था किसी भी पार्टिकल का। तो मतलब एक इंस्टेंट पर, एक छोटे से टाइम इंस्टेंट पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता था तो वो होता था डीवी बाई डी टी। मतलब ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह से जो हमारा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, वो हमारी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। ठीक है, उसको हम ये बोल देते हैं ना कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट की ये वैल्यू हुआ करती है। तो वो वही बोल रहे हैं कि आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज देख लीजिए। ये है हमारे पास ई द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस। तो इलेक्ट्रिक मेन्स जो है ना, जो घरों में आती है वो 220 वोल्ट। इसमें होता क्या है कि कभी भी आप देखना कि जैसे मान लो घर में जो एसी लगता है तो एसी में स्टेबलाइजर लगा रहता है। तो स्टेबलाइजर एक तो छोटा वाला आता है जिस पर डिस्प्ले नहीं होती, एक होता है जिस पर डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले में ना वो लिखा हुआ आता रहता है 220, 221, 223, 224, कभी कभी 210, 215, ये इसमें बाहर लगा हुआ है। हाँ, तो उसमें वो लिखा हुआ आता रहता है। तो वो लगा, वो भी लिखा आता है इनपुट और आउटपुट। आप ये देखें कि उसमें वो जो डिजिटली लिखा हुआ आता है ना, वो उसकी ईएमएफ की वैल्यू यानी कि वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई आती है। अब वो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इसका मतलब हमें उसकी एक मीन वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वो जो हम मीन वैल्यू लेते हैं उसी को हम आरएमएस वैल्यू बोल देते हैं। तो जो हमको घर में ये वैल्यू मिल रही है, ये एक एवरेज वैल्यू है, ये बीच की वैल्यू है एक। तो इसमें ऊपर नीचे होता रहता है कई बार क्या। और स्टेबलाइजर लगाया ही इस वजह से जाता है क्योंकि जो एसी है, एसी के अंदर जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर की कॉइल होती है, वो कहीं खराब ना हो जाए। अच्छा, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर का भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम एसी वाला ही होता है। रेफ्रिजरेटर की बैक साइड को छूकर देखो, भयंकर गर्म होती है। ठीक है, तो वो बाहर से तो हीट छोड़ता रहता है और अंदर कूलिंग करता है, वही काम इसका है। तो एसी क्या करता है, एसी एक ऐसी यूनिट है जो पूरे रूम को रेफ्रिजरेटर बना देता है। ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर में भी स्टेबलाइजर लगाना होता है क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करा पाना ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। कांस्टेंट वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करा पाते। तो इसीलिए कई लोग जो है ये सोचते हैं कि मैं तो घर में बहुत सारी डिवाइसेस लगाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, मेरे घर में 2 3 या 4 एसी हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं पूरे घर में एक होम यूपीएस लगा देता हूँ। यूपीएस का मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो एक कांस्टेंट पावर पूरे के पूरी डिवाइसेस को देता रहेगा। ठीक है, तो आजकल जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आ रही हैं, जैसे कि हमारा टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव अवन हो गया, इनके अंदर छोटे छोटे स्टेबलाइजर अपने आप ही इनबिल्ट होते हैं। कभी भी देख लेना, कोई आप नया फ्रिज खरीदेंगे, उस पर साइड पर एक स्लिप लगी रहती है, उस पर लिखा रहता है इनबिल्ट स्टेबलाइजर ऑपरेशन। ठीक है, तो उनके अंदर बना हुआ आता है लेकिन एसी के अंदर नहीं आता। तो हम ये कहते हैं कि ये जो स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर पर वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा भी हो जाती है, कई बार बहुत कम भी हो जाती है। तो वो जो झटका होता है ना, वो सारा का सारा स्टेबलाइजर झेल लेता है ताकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रॉपर वोल्टेज मिलती रहे। ठीक है, तो इस वजह से जो वैल्यू दे रखी होती है वो ई नॉट की नहीं होती। ई नॉट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, है ना। तो पीक वैल्यू नहीं देंगे, पीक वैल्यू पर तो पता चला हमारी डिवाइस ही खराब हो जाएगी। ठीक, तो जो घरों में लाइन आती है, जो घरों में वोल्टेज आती है, ये हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। हाँ, स्टेबलाइजर खूब खराब होते हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ, उसका मैं रीजन बता देता हूँ कि ये एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हमें स्टेबलाइजर लगाना ही है एसी के साथ में। तो वो ट्रेंड इस वजह से चला आ रहा है क्योंकि भाई पहले वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती थी। अब इतने बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट लग चुके हैं, तो अब वोल्टेजेस ज्यादातर और खासतौर पर मेट्रो सिटीज में तो बहुत कांस्टेंट आती है वोल्टेज।
बहुत हद तक, पूरी तरह से तो नहीं आती, क्योंकि आप कहेंगे तो अंदर रूम में लगा हुआ है एसी, तो उस पर बड़ा वाला डिस्प्ले है, क्योंकि पुराना वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हुआ है। तो उस पर आप देखेंगे कि 230, 231, 232 ये लिखा हुआ आता है। चाहिए कितना? 220, वो 232 तक देता है। तो अब काफी कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर हम थोड़ा विलेजेस की तरफ जाएंगे, टाउन्स की तरफ जाएंगे, तो वहां पर स्टेबलाइजर खूब खराब होते हैं। और छोटी छोटी आपको मार्केट में दुकानें भी दिखाई दे जाएंगी, हमारे यहाँ पर स्टेबलाइजर रिपेयर किया जाता है, हमारे यहाँ पर इन्वर्टर रिपेयर करा जाता है, लिखा रहता है बाहर हिंदी में। ठीक है। तो यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ती। खैर देखिएगा, तो जो घरों में हमें वोल्टेज चाहिए वो एक मीन वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब ये जो दे रखा है, ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ई आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट। और ये जो हर्ट्ज में दे रखा है, दैट मीन्स इट इज एफ फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है ये हर्ट्ज है। उसके बाद देखिएगा, उन्होंने बोला है कि आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन बतानी है। तो हम कहेंगे वी नो दैट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ is given as E is equal to E naught, E is equal to E naught sin ओमेगा टी। ठीक है। तो E इज इक्वल टू, अब देखिए E नॉट तो मेरे पास है नहीं, तो मैं आरएमएस वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर E नॉट की वैल्यू मुझे लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, ई आर एम एस इंटू अंडर रूट 2। ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा अंडर रूट 2 इंटू ई आर एम एस साइन ओमेगा की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो ओमेगा को हम क्या बोल देते हैं, 2 पाई एफ। ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ इंटू स्मॉल टी। अब √2 की वैल्यू याद रखिएगा 1.414 होती है। भाई √2 की वैल्यू तो याद होगी ना, 1.414। √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.414 ई आर एम एस कितना दिया है, 220 साइन 2 पाई, और एफ कितना है 50 इंटू टी। इसका पॉइंट गया नीचे आ गया 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, वो तो साइन है ना बीच में, तो इसमें तो बस ये चीज आ जाएगी साइन 100 पाई टी। वो तो साइन है ना बीच में, मतलब सारा मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 22 इंटू 1414 अगर करेंगे, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2। 2 + 8 10, 1 कैरी आ गया। 1 + 8 9 + 2 11, 1 कैरी। 1 + 2 3 और 8 11, 1 कैरी। 31108 अपॉन 100, तो 311.08, 311.08 साइन 100 पाई टी। उन्होंने इक्वेशन बोला था, तो इक्वेशन ये आ गई आपकी। और ये इसकी यूनिट लिख दें वोल्ट्स। ठीक है। चलिए जी, ये करने के बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ साइन 100 पाई होता तो जीरो हो जाता, क्योंकि पाई के सारे मल्टीपल जीरो होते हैं। लेकिन साथ में टी भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो डॉट तो मतलब ऐसा है, ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है। और ज्यादा चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा। 311.08 साइन 314 टी वोल्ट्स। समझ गए ना, पाई की वैल्यू 3.14, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएगा। ठीक है। बस जी 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
और अब तो नया भी प्रॉब्लम हो गई है। पहले तो क्या होता था, जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी ना, ज्यादा खतरनाक तरीके का आ जाता था एग्जामिनर, तो पहले तो ये भी होता था कि स्कूल मैनेजमेंट तक अगर बात पहुंच जाती थी कि भाई हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो वही जो है वही दूसरे टीचर को, उन्हीं के स्कूल से दूसरे टीचर को कहते थे कि इसका नाम हटा दो, दूसरे को भेज दो। तो पहले तो ये हो जाता था। अभी क्या है, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो अभी टीचर्स की सबकी आईडी बन चुकी है और ऑनलाइन ही असाइन होता है कि आपके यहाँ पर यही आएगा। तो सिंघम आ गया तो सिंघम से ही काम चलाना पड़ेगा, फिर कोई बेईमान टीचर नहीं करेगा काम। हाँ, यानी वो कचौरी समोसे तो सबको खिलाते हैं, लेकिन वो बस अब चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं। चलिए जी, एक और क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। वैसे ज्यादातर जो है वो परेशान करते नहीं है, बच्चों को परेशान नहीं करते। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको बोलनी ही वो चीज है वहां पर जिसमें से अगर कुछ क्वेश्चन निकले तो उसका भी जवाब आपके पास हो। जैसे मान लो वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो आप घुमा फिरा के बार बार आरएमएस वैल्यू ईएमएफ की मतलब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वो बार बार 2-3 बार इस शब्द का यूज कर लेना। तो उनको फिर लगेगा कि यार जरा इससे आरएमएस वाली वैल्यू पूछ लो, जरा होती क्या है। और वो बोलना आप तब जब आपको वो अच्छे से आती हो, ये नहीं कि खुद ही फंस जाओ अपने बनाए हुए जाल में। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट शोन इन फिगर। सबसे बुरी शामत तो उन बच्चों की आ जाती है जिनका ए से नाम है। सुन रहे हो भाई? क्योंकि तुम सबसे पहले जाओगे तो तुम्हारे आते ही जो है तुम्हें बाहर तुम निकल नहीं पाओगे। तुम्हारे को पकड़ के कोई तो इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, पहले मुझे पता क्या पूछा, पहले मुझे पता क्या पूछा। तो बस ये तुम भी ए वाले हो, तुमसे भी पूछा जाएगा, तुमसे भी। तुम्हें तो खींचेगा कौन, इतने लंबे हो? सवाल है ना। चलो जी, अब इसमें ना कोई हमें इस तरह से एक ग्राफ दे रखा है। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट ए नाम वाले बच्चों पर ही होते हैं। मूड भी अच्छा होता है। मेरा नाम ऐसे था, मेरे तक आते आते तो टीचर ही थक जाता था, तो फिर वो घिसे पिटे सवाल पूछता था। हाँ, कोई टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो ये बोल देना मेरी क्या गलती है कि अगर मेरा नाम ऐसे शुरू होता है, ये बोल देना साफ साफ। मुझे बताओ, आप पहले इस सवाल का जवाब दो, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। देखिए भाई। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है और ये बोल रहे हैं कि आप इसका आरएमएस वैल्यू बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट की। सिर्फ और सिर्फ इतना बता रखा है कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर करंट है, बस इतना बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो टाइम की वैल्यूज है ना वो दे नहीं रखी है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि इक्वल स्पेसिंग है। इक्वल स्पेसिंग मतलब बराबर बराबर गैप दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इधर टाइम रहा होगा 0, इस जगह पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो ये जो 0 से 1 वाला है, मतलब शुरुआत के जो 1 सेकंड में है उसमें करंट की वैल्यू कितनी है, 2। तो मैं ये कहूंगा, इसको देखकर, ग्राफ को देखकर मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। हम ये कहेंगे कि इन द फर्स्ट सेकंड, इन द फर्स्ट सेकंड, पहला सेकंड जो है 0 से लेकर 1 सेकंड तक कांस्टेंट वैल्यू रहती है करंट की 2 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो इसको I1 बोल दो। फिर मैं कहूंगा इन द सेकंड सेकंड
ये सेकंड ना फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला नहीं है, सेकंड टाइम वाला, ठीक है। इन द सेकंड, अब सेकंड जो दूसरा वाला जो सेकंड है वो यहां से यहां तक होगा, तो इसमें पूरे में कांस्टेंट वैल्यू रही है करंट की कितनी, -2 एम्पियर। ये -2 सिर्फ इतना बताता है कि करंट का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बाद इन द थर्ड सेकंड मतलब ये 2 से लेकर 3 तक, इस थर्ड सेकंड में करंट की वैल्यू फिक्स रही है 2 एम्पियर। I1 I2 I3, तो मेरे पास सिर्फ 3 ही वैल्यू तो है करंट की, तो यहाँ पर और कुछ नहीं दे रखा मुझे, और वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इसका मतलब मेरे को जब आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो उसमें वो साइन वाइन वाला चक्कर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन वेव मुझे दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। इसको रेक्टेंगुलर वेव बोलते हैं जो बनी हुई है यहाँ पर। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? आरएमएस वैल्यू होता है इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो पहले मीन निकालेंगे सभी के स्क्वायर्स का, तो कैसे निकलेगा? आई आर एम एस, पहले सबका स्क्वायर करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3, ठीक है। और फिर उसका अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर अपॉन 3। तो ये सारे स्क्वायर्स ले लिए, इन तीनों करंट की वैल्यूज के स्क्वायर्स ले लिए, ऐड करके डिवाइड बाई 3 करा तो उसका मीन हो गया, स्क्वायर्स का मीन हो गया, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो गया रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। समझ गए? ठीक है। तो अब वैल्यू डालो और आंसर निकालो। आगे कर रहा हूं उस तरफ, अभी बता रहा हूँ। 2 एम्पियर। हाँ, पर एकांश तो नहीं बता पाएगा, ये तो लैब कोट में ही अटका हुआ है अभी तक, समझ नहीं रहे हो तुम बात को। अच्छा, IRMS समझ गए एकांश? नहीं, पहले तुम बताओ मेरे को कि देख कर बता दोगे कि 2 एम्पियर ही होगी इसकी? कैसे? ये वाली 2, ये वाली -2, ये वाली 2। हाँ, 6/3। चलो ठीक है, पता नहीं कौन कौन से फंडे लगा रहे हो। क्या उसने समझा दिया, क्या तुमने बता दिया? देखो, ये I1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3, और इसका स्क्वायर रूट क्या? 4 + 4 + 4 अपॉन 3। फोर बचा, 4 का स्क्वायर रूट 2 एम्पियर। तो जैसा पूछा जाए वही वही फंडा लगा देना, 6/3 2 एम्पियर मत कर देना। हाँ हाँ, स्क्वायर नहीं करा। हाँ लेकिन वैसे वैसे पूरी तरह से वो गलत नहीं है, सोचने वाली बात है। पहले सेकंड में भी मैग्नीट्यूड देखो तो 2 एम्पियर, दूसरे सेकंड में भी 2 एम्पियर, तीसरे में भी 2 एम्पियर, तो तीनों का सीधा सीधा मीन निकाल दिया भाई ने। ऐड करो और डिवाइड बाई 3 कर दो, 2 + 2 + 2 अपॉन 3 हो गया सीधा सीधा 2। ठीक है, तो वो बस वो तीनों को प्लस करा, डिवाइड बाई 3 करा, है ना? नहीं समझ रहे भाई? तीनों को प्लस करा तो 2 प्लस, वो -2 नहीं कह रहा, वो कह रहा मैं तो मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, है ना? तो 2 + 2 + 2 क्या हो गया? 6, और 6/3 क्या हो गया? 2 हो गया। हाथ हो गया 2 एम्पियर, और क्या? ये MCQ का चैंपियन बनने वाला है। चलिए जी, तो देखिए एक काम करते हैं फिर, फेजर एंड फेजर डायग्राम समझने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल ही कराएंगे इसको, ठीक है? आज रहने देते हैं। हाँ, और घर ही चले जाना सीधा, सीधे घर ही चले जाना, मैं आधे घंटे पहले छोड़ रहा हूँ। Thank you, sir. चलिए जी, ओके।